नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 5 यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और इसका राज्य। देखिए, पूरी समरी मैं नॉर्मल पहले बता दे रहा हूं आपको, सिंपल भाषा में एकदम। इस पूरे चैप्टर में 4 आर्टिकल डिस्कस किए गए। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4। हिंदी में दोनों में देखेंगे, इसलिए आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, यूनियन का मतलब होता है संघ, और टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। अब देखिए, आर्टिकल 1 में ये बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। उससे दो बातें प्रतीत होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया का नाम क्या क्या है। नाम इंडिया भी है और भारत भी है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो दोनों ही नामों पे बहुत ज्यादा मतभेद था, इसीलिए उन लोगों ने दोनों नाम अडॉप्ट कर लिए। मतलब कि इंडिया का नाम इंडिया भी है और भारत भी है, इसीलिए लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो पहले वाले आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसमें दो चीजों का सिग्निफिकेंस है। पहला तो नाम यानी कि नेम क्या होगा, और दूसरा नेचर क्या होगा पॉलिटी का इंडिया की। ठीक है, तो नेचर इंडिया की पॉलिटी का यानी कि राज पद्धति का नेचर क्या होगा, वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे वर्ड फेडरेशन का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ऐसा यूनियन है जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है। मतलब कि अगर आप इसमें हिंदी में समझे तो ये है इंडिया विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। हिंदी में समझेंगे मतलब ये देखिए, इंडिया का यूनियन डिस्ट्रक्टेबल नहीं हो सकता है, स्टेट जरूर डिस्ट्रक्टेबल हो सकते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे जब स्टार्टिंग में चालू हुआ था 1947 के बाद, जब हम आजाद हो गए थे, उसके बाद करीबन 16 स्टेट थे और आपकी टोटल मिला के 3 यूनियन टेरिटरीज थी। आज आप देखें तो 29 स्टेट हो चुके हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। तो स्टेट्स जो डिस्ट्रक्टेबल हो सकते हैं, स्टेट्स को थोड़ा बहुत एरिया किसी का बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, किसी का नाम चेंज किया जा सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन यूनियन का कुछ नहीं हो सकता है। आर्टिकल 1 में यही दोनों चीजें क्लियर की गई है। और फेडरेशन वर्ड का यूज, फेडरेशन का मतलब अगर आप समझिए, यहाँ पे फेडरेशन का मतलब हो गया संघीय राज्य। तो यहाँ पे संघीय राज्य की जगह क्या है, राज्यों का संघ इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया में जो यूनियन बना है वो स्टेट्स का कोई ऐसा पहले एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि आपस में उन्होंने कुछ एग्रीमेंट करके बनाया हो। इंडिया यूनियन है, ठीक है। तो ये दो चीजें पहली बात क्लियर है उसमें। फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब ये अविभाज्य है, इसीलिए ये संघ, ये राज्यों का संघ है, ठीक है। तो ये जैसे यूएस में है, यूएस में 50 स्टेट है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग मिलकर एक बड़ा बड़ा वो बना लेते हैं कंट्री। वैसा इंडिया में नहीं हुआ था। तो पहला आर्टिकल ये डिफाइन करता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या क्या डिफाइन करता है, देखिए, अगर कोई ऐसा एरिया है जो इंडिया ने एक्वायर कर लिया है, इंडिया में जुड़ गया है वो, मतलब जिससे इंडिया का कुल मिला के एरिया बढ़ जाए, वो वाले जो प्रोविजन होंगे वो आएंगे आर्टिकल नंबर 2 में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 2 में आएंगे वो। और आर्टिकल 3 का मतलब है रीएडजस्टमेंट ऑफ स्टेट्स। मतलब आप एक एक स्टेट्स को काट के थोड़ा सा दो स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी आपने किया, आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना भी बना दिया, ठीक है। कई सारे स्टेट को काट के बीच में यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। तो यूनियन टेरिटरी वाला भी राइट इसी में है सब कुछ, आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में वो है कि मतलब इंडिया ने कोई ऐसी, देखिए इंडिया सोवरेन कंट्री है, तो इंडिया जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उनके हिसाब से कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर सकता है, सीट कर सकता है, ठीक है। और ठीक है, ये सब चीजें आती है आर्टिकल नंबर 2 में। लेकिन अगर पूरे इंडिया में अगर आप देखें, जैसे अभी 29 स्टेट है, उनको काट पीट के 36 कर दिए गए, तो ये सब वाले जो प्रोविजन होंगे आर्टिकल नंबर 3 में आएंगे। आर्टिकल नंबर 3 में दो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी। पहली बात तो ये कि अगर आर्टिकल नंबर 3 का यूज करना है आपको, देखिए किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, जैसे पहले तो उड़ीसा था वो, ठीक है, फिर अब ओडिशा हो गया है। बहुत सारे स्टेट का नाम चेंज हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस से यूनाइटेड, ये उत्तर प्रदेश, बहुत सारे स्टेट का ऐसे नाम चेंज हुआ है। पौंडीचेरी से पुडुचेरी हो गया। तो ये सब जो प्रोविजन आएंगे ये आर्टिकल नंबर 3 में आएंगे। मतलब सिंपल भाषा में समझ में आया, आर्टिकल नंबर 2 में वो आएंगे जो पहले नहीं थे इंडिया के पार्ट, लेकिन उनको जोड़ दिया गया, वो आर्टिकल 2 में आएंगे। लेकिन इंडिया में जो है ऑलरेडी स्टेट और प्लस यूनियन टेरिटरी, अगर उसी में कुछ आपने रीएडजस्टमेंट किया, कुछ काट पीट दिया या फिर किसी का नाम चेंज कर दिया, ये सब आर्टिकल 3 में आएंगे। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको आर्टिकल 3 का यूज करना है तो सबसे पहली बात तो आपको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होनी चाहिए, कि आपको पहले प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, उनकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी ये है कि प्रेसिडेंट को ऐसा अगर कोई बिल है
कि जो आर्टिकल नंबर 3 का यूज कर रहा है, मतलब कुछ नया स्टेट बना रहा है या फिर किसी का नाम चेंज कर रहा है, उससे पहले उस जगह की जो स्टेट असेंबली होगी, प्रेसिडेंट को वो बिल उस स्टेट असेंबली को रिफर करना पड़ेगा और प्लस कुछ टाइम देना पड़ेगा कि आप लोग इतने दिन देख सकते हैं इसमें। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन लोगों ने मान लीजिए प्रेसिडेंट ने बिल कोई उठाया, जैसे तेलंगाना वाला बिल था, आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करना था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को ये डिवाइड करना था, मतलब विभाजित करना था, तो वो ऐसा बिल प्रेसिडेंट को उस जगह की स्टेट असेंबली को देना पड़ेगा कि आप लोग देखो और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो दे दो। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो रिकमेंडेशन मान ही ले, मतलब यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो माने, नहीं चाहे तो ना माने। तो ये सब चीजें हैं इसमें। और एक और चीज है इसमें आर्टिकल नंबर 3 में कि अगर आप इसमें देखें तो आर्टिकल नंबर 3 में कि जैसे अगर एक बार स्टेट बन गया, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में अगर उसी जो एक्ट है उसमें कुछ और नया अमेंडमेंट आते हैं, कुछ है और नया ये लॉ क्रिएट अगर उसमें ऐड कर दिया गया, कुछ और मतलब एडिशन कर दिया गया, तो बार बार ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट बार बार स्टेट असेंबली को भेज रहा है बिल और फिर रिकमेंडेशन ले रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। पहली बार बस होता है जब स्टेट क्रिएट किया जाता है, उसके बाद असेंबली होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में है। आर्टिकल नंबर 4 में क्या डिफाइंड है? आर्टिकल नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 3 है और आर्टिकल 2 है, मतलब अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, उसमें जो भी आप अमेंडमेंट करेंगे वो जो 368 आर्टिकल होगा, मतलब 368 वाला जो आर्टिकल है, वो सब जो संविधान संशोधन है वो 368 के तहत नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 4 है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान का संशोधन अंडर आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत वो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी स्टेट को एक्वायर करते हैं, मतलब आर्टिकल 2 का यूज करते हैं, और या फिर आप अंदर के स्टेट का कुछ इधर उधर पार्टीशन करके या फिर नाम चेंज कर देते हैं, तो ये कुल मिला के समझ लीजिए 4 स्टेट, 4 आर्टिकल की 1 2 3 4, ठीक है। अब उसमें एक चीज और दी गई कि जैसे इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, जब इंडिया आजाद हो गया था तो करीबन 500 550 प्रिंसली स्टेट थे, उसमें से सभी लोग तो मान गए थे। उनके पास देखिए 3 ऑप्शन थे जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमने देखा था 1947 वाला। 3 ऑप्शन दिए थे ब्रिटिशर्स ने उनको, या तो आप इंडिया की टेरिटरी ज्वाइन कर लो, या फिर आप पाकिस्तान की टेरिटरी ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। तो जो इंडिया के थे 550, लगभग सभी लोगों ने मान गए थे कि ठीक है हम इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन 3 लोग ज्यादा उचक रहे थे। वो उचक कौन कौन से लोग रहे थे? वो एक हैदराबाद थे और एक जूनागढ़ थे और एक जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को फाइनली आप अगर देखें तो पुलिस एक्शन या फिर पुलिस फोर्स के द्वारा उसको इंडिया में मिला दिया गया। जूनागढ़ में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह हुआ था, और जो जम्मू कश्मीर आप जानते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके थ्रू इंडिया में मिला दिया गया। ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद एक चीज ये लिखी हुई है लक्ष्मीकांत ने, इनडिस्ट्रक्टेबल इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट का। दोनों का मतलब समझ में आ गया? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन मतलब आप यूनियन को नहीं हटा, यूनियन का कुछ नहीं होगा, यूनियन हमेशा रहेगा, उसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, उसको ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी कि एक स्टेट कह दे कि नहीं हम जा रहे हैं, हमें नहीं रहना है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं होगा, रहना पड़ेगा। लेकिन आप स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन यूएस क्या है? यूएस है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब वहां पे यूनियन भी आप इनडिस्ट्रक्टेबल है और स्टेट भी इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद अगर आप देखें, एक देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कर दिया गया तो ये सब एक एडहॉक अरेंजमेंट था। लेकिन फिर ये डिमांड उठी कि भाई साहब ऐसा है कि भाषाई क्षेत्र पे भी राज्य क्रिएट होने चाहिए, या भाषाई क्षेत्र पे भी यूनियन टेरिटरीज क्रिएट होनी चाहिए। उसके लिए देखिए बहुत सारा ये विरोध हुआ, 1940s के एंड की बात है ये। लेकिन उसके लिए फिर देखा गया तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बनाई कमेटी, ठीक है। 1948 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एसके धर के अंडर एक कमेटी बनाई, एसके धर कमेटी बनाई गई कि भाई साहब ये देखा जाए कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि नहीं। उसकी रिपोर्ट आई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भैया ऐसा है, भाषाई आधार पर हम नहीं करेंगे, भाषाई आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए। फिर और ज्यादा फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर एक जेवीपी कमेटी बनाई गई 1948 में ही। जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया, इन तीनों के अंडर बनाई गई कमेटी। उसने भी ये रिपोर्ट दी कि नहीं, लैंग्वेज के या फिर भाषा के बेसिस पे स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए।
उसके बाद फिर एक ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चला, एक पोट्टा ये श्रीमल्लू करके थे, पोट्टी श्रीमल्लू, उन्होंने 56 डेज लगातार हंगर स्ट्राइक की और शायद उनकी डेथ भी हो गई थी। हाँ जी, उनकी डेथ हो गई थी। और इसीलिए फिर इतना ज्यादा विरोध हुआ, तो फाइनली इंडिया का पहला जो स्टेट है जो भाषाई आधार पर क्रिएट किया गया वो था आंध्रा स्टेट 1953 में। लेकिन उसके बाद जब एक स्टेट को दे दिया गया तो बाकी लोग भी उचकने लगे कि नहीं नहीं, हमारा भी भाषा के आधार पर आप ये सब करो, ठीक है। तो उसमें फिर क्या किया गया, फिर एक कमेटी बनाई गई 1953 में, फजल अली करके कमेटी थी एक, उसके 2 और मेंबर थे, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ठीक है, 3 लोगों की कमेटी थी। इनसे बोला गया कि आपकी ये कमेटी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, आप ये सब एनालाइज करिए और बताइए कि क्या भाषाई क्षेत्रों के मतलब भाषा के आधार पर स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए या फिर लैंग्वेज के आधार पर आपको स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करना चाहिए। इन्होंने ये माना पहली बार कि हाँ, भाषा के आधार पर आप स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इंडिया में हजारों लैंग्वेज है, ऐसे तो फिर आप हजारों स्टेट क्रिएट करने पड़ जाएंगे। आप भाषा के आधार पर जरूर कर सकते हैं, लेकिन 4 फैक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वो मेंटेन है, सोवरेनिटी मेंटेन है, ये सब चीजें मेंटेन है। उसके अलावा अगर आप देखें तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी बनी रहे वहां पे, और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब अरेंजमेंट भी बने रहे, ठीक है। और प्लस प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का कुल मिला के डेवलपमेंट हो, ये सब चीजें हैं। तो देखिए, इससे आपको ये एक बात समझ में आई कि जो भाषा के आधार पर कितने सारे कमीशन किए गए, जैसे थर कमीशन आया 1948 में, जेवीपी कमेटी आई और फिर फजल आयोग आया। उसके आधार पे फिर क्या बना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी फजल आयोग की। फजल जो कमीशन था, फजल अली कमीशन, वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, ठीक है। उसके तो इन दोनों में से पहले दोनों वालों ने लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को रिऑर्गेनाइज करना मना कर दिया। केवल और केवल जो फजल अली की कमेटी थी उसने माना कि ठीक है, भाषा के आधार पर आपको स्टेट को रिऑर्गेनाइज करना चाहिए फाइनली उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया 1956 में, और उसने रिकमेंडेशन दिया कि आप ऐसा करो 14 स्टेट की, जो पहले देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इन चारों में स्टेट डिवाइड थे। आजादी से पहले की बात है। पार्ट ए में गवर्नर के प्रोविंस थे, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हैं ये सब चीजें। आप एक बार पार्ट लिखिएगा जरूर। देखिए, पार्ट ए में गवर्नर के स्टेट थे, उसके बाद जो ये पार्ट बी में कौन कौन से थे, प्रिंसली स्टेट थे, पार्ट सी में थे चीफ कमिश्नर के प्रोविंस, और पार्ट डी में था सिर्फ इकलौता अंडमान एंड निकोबार। तो जो 1953 में फजल अली कमीशन बना, उसके आधार पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 में। वो उसने बोला कि ये सब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी खत्म करो, 14 स्टेट आप बना दो और 6 यूनियन टेरिटरी बना दो। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना और 16 स्टेट बना दिए और 3 यूनियन टेरिटरीज बना दी। वो आप देख लीजिएगा लक्ष्मीकांत। देखिए, इस वीडियो के साथ एक बार आप चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे समरी और एसेंस बता रहा हूँ पूरा चैप्टर में कि पढ़ना क्या क्या चाहिए, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुल मिला के ये समरी मैंने बता दी। उसके बाद अगर आप देखें तो जो चीजें हैं मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब उसके बाद देखिए 14 स्टेट जो बना दिए गए थे उसकी लिस्ट दी हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा 14 स्टेट। देखिए लक्ष्मीकांत की अगर आप बुक देखेंगे तो बाकायदा इसमें पहले ये दिया हुआ है टेरिटरी ऑफ इंडिया 1950 में कौन कौन से थे। ये स्टेट ए थे, ठीक है, ए पार्ट में कौन कौन से स्टेट है, बी में, सी में, डी में। फिर उसके बाद ये टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1956 भी लिखा हुआ है वहां पे। उसमें देखिए आप 14 स्टेट हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो उसमें फिर कई सारे अमेंडमेंट होते गए और आज की डेट में 29 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि 15वां स्टेट कौन सा है, 16वां स्टेट कौन सा है, 17वां स्टेट कौन सा है, क्योंकि ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती हैं कई बार फैक्चुअल। जैसे 15वां स्टेट बना था गुजरात, फिर 16वां नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर ये हो गया सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 25वां। 26वां है आपका ये छत्तीसगढ़ और 27वां है उत्तराखंड और 28वां है झारखंड और 29वां जानते हैं तेलंगाना। अब देखिए ये सब जो रिऑर्गेनाइजेशन हो रहा था जब धीरे धीरे, एक केस स्पेशल है सिक्किम वाला। सिक्किम क्या था, देखिए सिक्किम का अगर आप केस ले इसमें दिख रहा है ना, हाँ सिक्किम 1947 से पहले ये चोग्याल यहाँ पे डायनेस्टी थी और ये क्या था, प्रिंसली स्टेट था।
ठीक है, ये एक प्रिंसली स्टेट था। अब ये 1947 में जब आजादी हो गई तो ये इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट हो गया। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब हो गया 1947 से लेके 1974 तक ये सब चला। 1947 से पहले क्या था, प्रिंसली स्टेट था। 1947 में इंडिया आजाद हो गया, फिर ये इंडिया में मिल गया। अब ये इंडिया के अंदर आ गया, मतलब इंडिया इसको प्रोटेक्ट करेगा। क्या क्या चीज देख रहा था इंडिया, फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और ये कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तीन चीजें, सॉरी ये फॉरेन अफेयर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिफेंस है। डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स और आपका कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें इंडिया के अंडर में थी। लेकिन फिर 1974 में वहां के लोगों की एस्पिरेशंस और बड़ी, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करिए कि मतलब उन्होंने डिजायर दिखाई कि अपनी इच्छा जाहिर की कि नहीं उनको इंडिया में शामिल होना है। तो फिर क्या किया गया, एक आया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिख रहा है, हाँ 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें पहली बार एक सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। पहले ये एसोसिएट स्टेट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू एसोसिएट एक्ट का दर्जा दिया गया। एक आर्टिकल भी जोड़ दिया गया, 2A जोड़ दिया गया, शेड्यूल जोड़ दिया गया 10th में। जो 10th शेड्यूल है जो जिसमें ये जो डिफेक्शन वाले ये सब नॉर्म्स हैं, उसमें पहले ये था सिक्किम। फिर लेकिन फिर भी उन लोगों की नहीं वहां पे डिजायर पूरी शाम थी। फाइनली फिर क्या हुआ, फिर सिक्किम में एक रेफरेंडम कराया गया और उसमें फिर उसके बाद हुआ सिक्किम का क्या हुआ, सिक्किम में वहां पर रेफरेंडम हुआ और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि इंडिया में पूरी तरह से सिक्किम इंटीग्रेट होना चाहिए। ये एसोसिएट स्टेट का कोई मतलब नहीं है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ फाइनली 1975 में, और उसमें आप अगर देखें तो सिक्किम बन गया कौन सा, 22nd स्टेट। ये वाला स्पेशल केस था, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें फिर कई सारे अमेंडमेंट हुए, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड कर दिया गया, फोर्थ शेड्यूल को अमेंड कर दिया गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब देखिए जितने भी इंडिया के ये जो प्रोविजंस हैं वो सभी स्टेट के लिए लागू, ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं स्टेट जिनको अलग से कुछ प्रोविजंस हैं जिनके लिए आपने शुरू में लिखा हुआ है ये सब चीजें, कि जैसे कोई स्टेट है जो पार्ट 4 और पार्ट 5 आपने ये देखा होगा, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5 में। ठीक है, सॉरी 5th और 6th शेड्यूल में जो आपने देखा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है, शेड्यूल्ड एरियाज है, वो सब में। और प्लस कुछ स्पेशल जो एरियाज हैं उनमें कुछ कुछ अलग प्रोविजंस है। बाकी सभी जितने भी इंडिया के स्टेट हैं सभी के लिए सब सेम है। ये हो गई आपकी पूरी समरी। एक चीज और मैं बताना भूल गया, देखिए एक होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो आर्टिकल 1 में जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइंड है, यूनियन ऑफ इंडिया डिफाइंड नहीं है। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया है और एक है आपका यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर आप देखें, इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, आपका जितनी भी स्टेट्स है वो भी आते हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज और प्लस जो टेरिटरी इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज आ गई टेरिटरी ऑफ इंडिया में। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, सिर्फ स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया से वाइडर टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 1 में डिफाइंड है। बाकी कुछ बचा नहीं, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, सोवरेन कंट्री है, ये सब चीजें 2 और 3 सब सिंपल भाषा में बता दिया है। बाकी आप एक बार चैप्टर पढ़ लेना और कुछ कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने 5th चैप्टर में एक एक चीज आपको बता दी है, नॉर्मल एकदम सिंपल भाषा में। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वरना कम से कम एक बार फीडबैक दे दीजिएगा कि मैंने ये जो बताया ये आपको समझ में आया कि नहीं, घुसा आया दिमाग में कि नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार।